आज का हमारा पॉडकास्ट बेहद खास है। हमारे साथ हैं वो शख्स जिनकी पहचान है विचारों की गहराई, शब्दों की ताकत और संगठन की अद्भुत क्षमता। व्यक्ति के नाम की पहचान की आवश्यकता कहाँ है? तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिनचार रहे ना रहे, इस भाव के हम उपासक हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जैसा एक केंद्र यहाँ स्थापित करना चाहते हो जिसमें पूरे विश्व से लोग यहाँ आए पढ़े। मन में संकल्प लिया कि इस देश में पुनः नालंदा और तक्षशिला जैसा, विक्रमशिला और अवंतिका जैसा विश्वविद्यालय स्थापित करूंगा। लेकिन जब भी बात महात्मा गांधी की आती है तो साथ में गोडसे की भी बात आ जाती है। जी, गोडसे को लगा कि संभवतः महात्मा गांधी भारत के विभाजन को रोकेंगे, और जब उन्होंने देखा कि गांधी जी के सामने सामने पाकिस्तान बना, उनसे सहज स्वीकार नहीं हुआ और उन्होंने वह जो उनको ठीक लगा वो किया। हिंदु व सहोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित तिवारी। आज का हमारा पॉडकास्ट बेहद खास है क्योंकि हमारे साथ हैं वो शख्स जिनकी पहचान है विचारों की गहराई, शब्दों की ताकत और संगठन की अद्भुत क्षमता। डॉक्टर महेश शर्मा अंतर्राष्ट्रीय चिंतक, प्रखर वक्ता, शिक्षाविद और राष्ट्रवाद के सशक्त पुरोधा। विकसित भारत संकल्प संस्थान और यूथ फॉर नेशन जैसे संगठनों के जरिए उन्होंने हजारों युवाओं और विद्वानों को एक मंच पर जोड़ा है। 300 से अधिक संस्थानों में अपनी भागीदारी निभाकर उन्होंने सशक्त भारत की परिकल्पना को साकार किया है। स्वागत है डॉक्टर महेश जी आपका। प्रणाम, वंदे मातरम। महेश जी, बड़ी चर्चा रहती है कि एक व्यक्ति है जो देश दुनिया में घूम रहा है, बहुत सारे लोगों को एक मंच पर ला रहा है, लेकिन वो अदृश्य है मिस्टर इंडिया टाइप है जी। तो ये कार्य के चलते हैं या आप अपने आप को ही पीछे रखते हैं कि भाई कार्य होने दो और बाद में देखेंगे? अंकित जी, मूल विषय तो हमारी जो भारतीय सनातन सभ्यता संस्कृति है, उसमें ऐसे अनाम लाखों युग पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च माँ भारती को समर्पित किया। उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैंने भी अपने जीवन मार्ग की यात्रा प्रारंभ की और ऐसे ही अनेक कोटि कंठ कार्यकर्ताओं को समर्पित यह जीवन माँ भारती के काम को प्राथमिकता से पूर्ण करे। व्यक्ति के नाम की पहचान की आवश्यकता कहाँ है? तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिनचार रहे ना रहे, इस भाव के हम उपासक हैं। बिल्कुल। माँ भारती की बात की आपने तो थोड़ा सा बचपन में लिए चलते हैं जी। आरएसएस आपकी रग रग में बसा हुआ है जी। कब आपने इस विचार को समझा, कहते हैं कंठस्थ भी किया और मनस्थ भी किया? संघ एक अद्भुत संगठन जो संपूर्ण विश्व में मानवता के कल्याण के निमित्त आज संघ के हजारों लाखों कार्यकर्ता बने हुए हैं। मेरे जीवन का सौभाग्य है कि मैं अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी का घटक हूं जो संघ का स्वयंसेवक बना जी। और उसके कारण मुझे ठीक से स्मरण भी जिन दिनों का ना रहा होगा, उन दिनों में मैं संघ का स्वयंसेवक बना हूं। 4-5 वर्ष की आयु से मुझे स्मरण है कि मैं नित्य नियमित शाखा जाता रहा और अनेक कार्यकर्ताओं का स्नेह मुझे प्राप्त हुआ और वही संस्कार आज तक मेरे व्यक्तित्व में, कृतित्व में, मेरे जीवन शैली में, मेरे कार्य में, मेरे अभ्यास में बना है, बना रहे, यही माँ भारती से कामना। ये संघ का शताब्दी वर्ष है जी। और आपने कहा तीसरी पीढ़ी, तो शुरुआत में कुछ बातचीत उन्हीं पे कर लिया जाए जी। दादाजी, पिताजी क्या बताते थे? क्योंकि संघ के बारे में जब भी होता है, आप तो देश दुनिया घूम चुके हैं, लेकिन मैं तक के हमेशा विचारों के आधार पे दिखता है। कुछ लोग समर्थन में होते हैं क्योंकि राजनीतिक तौर पर भी इसे जोड़ देते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा, जब संघ चूंकि उदय हुआ इस विचार का, स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ कैसे आगे बढ़े, तो जब कुछ सुना हो परिवार में, कैसी क्या उस समय संघ कैसा था? आज चूंकि 100 वर्ष एक अद्भुत क्षण कुछ दिनों बाद आरएसएस उस को पर्व के रूप में मनाने जा रहा है और पूरा वर्ष ही इस तरह से दिया जा चुका है, लेकिन उस वक्त की स्थिति कैसी थी? आज जैसा दिख रहा है एक सशक्त संगठन, उस वक्त कैसा था? कुछ बातचीत हुई? अंकित जी, वैसे तो देखिए, हर विचार को, हर बड़े आंदोलन को 4 चरणों से होकर गुजरना होता है जी। उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। तत्कालीन भारत की चर्चा यदि हम करते हैं
तो 1925 में जब परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की, उस समय के भारत का परिदृश्य देखें तो भारत उस समय मुगलों की गुलामी के बाद 150 से भी अधिक वर्ष से अंग्रेजों का गुलाम था जी। अंग्रेजों के गुलामी के प्रति आंदोलन तो भारत के कोने कोने में हो रहे थे और सब लोग भारत को आजाद कराने का प्रयास भी कर रहे थे। तत्कालीन अनेक आजादी के दीवानों ने गरम दल के रूप में, नरम दल के रूप में, बाकी सब विभिन्न प्रकार के आंदोलनों के माध्यमों से पूरे देश के जनमानस को झकझोर रखा था। 1857 की क्रांति से लेकर 1920 के कालखंड का जो अवधि थी, उसमें देश में यह दृश्य तो बन गया था कि भारत निसंदेह आजादी को प्राप्त करेगा जी। परंतु उस समय नागपुर में डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, जिन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व में भी आजादी के आंदोलनों में भाग लिया, उनके मन में विचार आया कि हम गुलाम क्यों हुए और क्या यह प्राप्त आजादी अक्षुण्ण रह पाएगी, क्या हम इसे बचा पाएंगे, क्या इसे शाश्वत रख पाएंगे और क्या सही मायने की हमें जो वैचारिक आजादी चाहिए, सांस्कृतिक आजादी चाहिए, वो सब प्रकार की आजादी हमें प्राप्त होगी। उस कालखंड में दादाराव परमार, भाऊ साहब भस्कुटे, भैया जी दानी, एकनाथ जी रानाडे, ऐसे अनेक छोटे छोटे बाल कार्यकर्ता जिन्हें बाद में स्वयंसेवक कहा गया, उन सबको साथ लेकर मोहिते के बाड़े में नागपुर में उन्होंने संघ की शाखा प्रारंभ की, संघ प्रारंभ किया और कहा कि हम हिंदू राष्ट्र का संगठन कर रहे हैं, आगे जाकर यह संगठन संपूर्ण विश्व में इस प्रकार का नेतृत्व करेगा। यह कल्पना उस सृजनकर्ता के मन में तो रही होगी, परंतु आम समाज उस सबसे जो जागृत नहीं था, उसे लगा कि डॉक्टर हेडगेवार तो पागल हो गए, वो 4, 6, 10 बच्चों को लेकर चले और कहते हैं हिंदू समाज का संगठन करेंगे जी। उस समय समाज की स्थिति इस तरह की थी कि 4 हिंदू तब एक साथ चलते थे जब 5वां कंधे पर होता था, पर सने सने अपने उस विचार को, उस संस्कार को, उस इच्छा शक्ति को, उस दृढ़ मानस को जब वो आगे लेकर बढ़े, तो आज किसी से भी अछूता नहीं है कि संघ और संघ के वैचारिक संगठन करणवंतो विश्व मार्यम के संकल्प को पूर्ण कर रहे हैं। यह राष्ट्र पुनः परम वैभव को प्राप्त हो, ऐसा हमें होता सा प्रतीत हो रहा है। ये हिंदू राष्ट्र या सनातन जी, इसमें आप क्या अंतर मानते हैं? देखिए, सनातन और हिंदू एक दूसरे के पर्याय हैं। कुछ लोग हिंदू को सांप्रदायिकता के भाव से देख लेते हैं और सनातन को विस्तृत देखते हैं। संघ के विचार में पहले ही दिन से यह माना गया है कि सनातन शब्द प्राचीन और वैदिक कालीन रहा होगा और भाषा के रूपांतरण के कारण से सिंधु और सिंधु से हिंदू निकल कर आया, एक दूसरे के पूरक हैं। हिंदू अलग नहीं है, भारतीय कहिए, हिंदू कहिए, सनातनी कहिए, एक ही है। यहां पर सनातन के विस्तृत स्वरूप का दर्शन भी हिंदू पर किया जा सकता है। लेकिन हिंदू राष्ट्र जब होता है तो एक में अलग विचारधारा हो जाती है और सनातन में सब आ जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब सनातन भाई भाई, ऐसा भाव होता है। इसलिए मेरा सवाल जी, आपका प्रश्न आज के जनमानस के संदर्भ में प्रासंगिक भी हो सकता है जी। पर संघ का जैसा विचार है, संघ के जो वरिष्ठ लोगों ने सदैव से कहा है, भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत सनातनी राष्ट्र है, इन दोनों शब्दों में, इन दोनों वाक्यों में 1% भी अंतर नहीं है। उत्तरम यश समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम यत्र भारत भारती यत्र संतति। यहां पर उत्तर में हिमालय से लेकर हिंदू महासागर तक रहने वाला प्रत्येक भारतवासी हिंदू है। जैसे हिंदुस्तानी है वैसे ही हिंदू है। हाँ, उसकी भाषा, भूषा, वेश, पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है, परंतु वे सब हिंदू ही हैं। जी, आरएसएस के प्रचारक के नाते महात्मा गांधी जी के बारे में क्या विचार है? महात्मा गांधी के मन में पीड़ा थी अस्पृश्यता को लेकर, और जब वो संघ के वर्ग में आए और उन्होंने निकट बैठे स्वयंसेवकों से जाति पूछनी चाहिए, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि डॉक्टर हेडगेवार ने एक इतना अद्भुत संगठन खड़ा किया है जहां पर उच्च वर्ण के लोग और तथाकथित जिनको छोटी जाति के लोग माना जाता है, एक ही पंक्ति में बैठकर एक साथ भोजन कर रहे हैं। उनको लगा कि संघ ने यह कार्य जो उनके मन की भी इच्छा शक्ति थी पूरा किया, क्योंकि हमारा तो भावित है हिंदू वे सहोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। जी, लेकिन जब भी बात महात्मा गांधी की आती है तो साथ में गोडसे की भी बात आ जाती है। जी, तो गोडसे का एक रूप अलग था
क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपिता की हत्या की थी जी। उन्हें आरएसएस से जोड़ा जाता है। जी, देखिए कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के कालखंड में किसी भी संगठन से जुड़ सकता है, वह देश काल परिस्थिति वातावरण पर निर्भर करता है। गॉडसे उस समय के हिंदूवादी आंदोलनों के घटक रहे, गॉडसे हिंदू महासभा के हिस्से रहे, और जब कोई भी देश में असामान्य घटना घटती है तो देश के जनमानस पर उसका प्रभाव पड़ना प्रासंगिक है। गॉडसे को लगा कि संभवतया महात्मा गांधी भारत के विभाजन को रोकेंगे, क्योंकि उन्होंने स्वयं ने कहा भी था कि भारत का विभाजन मेरे शरीर के जीते जी संभव नहीं होगा, मेरी मृत्यु के पश्चात पाकिस्तान बनेगा। और जब उन्होंने देखा कि गांधी जी के सामने सामने पाकिस्तान बना, उनसे सहज स्वीकार नहीं हुआ और उन्होंने वह जो उनको ठीक लगा वो किया। मैं उसके उचित और अनुचित पर कोई वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं हूं। गॉडसे के मन में जो रहा होगा उन्होंने किया। देश में गांधी जी का एक बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ा वर्ग उन्हें पहले से ही पूजनीय वंदनीय मानता रहा है। आजादी के आंदोलन में उनकी बड़ी यशस्वी भूमिका रही है। जी, आजादी के बाद स्वयंसेवकों ने जिस तरीके से अपनी भूमिका दर्शाई जी, उसे किस तरीके से आकलन करते हैं? क्योंकि विषय हम कुछ दूसरा चुन रहे थे, लेकिन सोचा कि शताब्दी वर्ष है और एक नन्हे प्रचारक से एक सशक्त संकल्प के रूप में आपने अपने आप को स्थापित किया है, तो सोचा थोड़ी सी बातें इस पर भी कर ली जाए। जी अंकित जी, देखिए संघ संस्कार निर्माण की पाठशाला है, एक केंद्र है व्यक्ति निर्माण और चरित्र निर्माण का। संघ केवल शाखा लगाता है और कुछ नहीं करता, और संघ की शाखा पर जो तैयार स्वयंसेवक है उस समाज जीवन के प्रत्येक पायदान पर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। समाज की जितनी भी चुनौतियां हैं, संघ और संघ का स्वयंसेवक इस संपूर्ण समाज को, संपूर्ण भारत को अपना परिवार मानता है। उन सब चुनौतियों में सदैव संघ का स्वयंसेवक अग्रणी पंक्ति में खड़ा होता नजर आया है। सेवा के जब जब जितने भी कामों की आवश्यकता हो, चाहे भूकंप हो, चाहे अतिवृष्टि हो, चाहे अनावृष्टि हो, आप संघ के स्वयंसेवकों को अग्रिम पंक्ति में अनाम भाव से काम करते हुए देखेंगे ही। और शांति काल की कालावधि में भी जब देश चुनौतियों से परिपूर्ण ना हो, तब समाज की आदर्श व्यवस्था कैसे स्थापित हो, कुटुंब प्रबोधन कैसे हो, संस्कार प्रबोधन कैसे हो, राष्ट्रीय नागरिकों के कर्तव्यों में जागृति कैसे आए, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति से राष्ट्र प्रथम की संकल्पना को लेकर आगे बढ़े, यह संघ स्वाभाविक रूप से करता है। उसके लिए कोई अतिरिक्त प्रयास संघ को करने की आवश्यकता नहीं रहती। डॉक्टर महेश जी, स्वयंसेवक बनने की पात्रता क्या है? देखिए, जो भारत माता की जय कह सकता है, जो वंदे मातरम बोल सकता है, जो इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र मानता हो, वह प्रत्येक कार्यकर्ता स्वयंसेवक है। संघ की शाखा पर जाना सहज प्रक्रिया है, कोई नॉमिनेशन नहीं, कोई फॉर्म नहीं, कोई पद्धति नहीं, सीधे जाइए, वहां संघ स्थान पर पहुंचिए, आप स्वयंसेवक बन गए। मुस्लिम थोड़े कम दिखते हैं। देखिए, इस देश के अंदर वैदिक कालखंड से ही कहें तो जो प्रत्येक भारतीय व्यक्ति था वो अच्छे कामों में सदैव जुड़ा रहा। बीच की कालावधि पर शक, खून, कुषाण, मुगल, अंग्रेज, तातार, फ्रांसीसी, डच, बहुत सारे लोगों ने आक्रमण किया जी, और विस्तारवादी नीतियों के पश्चात चले भी गए। पर मुगलों की कालावधि में हुआ क्या कि बलपूर्वक बहुत सारे लोगों को धर्मांतरण किया गया, और हमारे ही कुछ लोग जिन्होंने पूजा पद्धति परिवर्तित कर ली और वो मुसलमान हो गए। नहीं तो उनकी 5वीं, 7वीं, 8वीं पीढ़ी पहले यदि हम जाकर देखेंगे जी, तो उनके पिताओं के नाम, दादाओं के नाम हिंदू नाम से प्रतीत होते हैं, और बहुतायत में बहुत बड़ी संख्या मानती भी है कि हम सब भारत के रहने वाले हैं। वो यहाँ पर औरंगजेब और हुमायूं के वंशज तो शेष बचे नहीं, तो वे सब जो भारतीय हैं वे सब सनातनी हैं, वे सब हिंदू ही हैं, उनका डीएनए एक है। कुछ अभी स्वीकार कर रहे हैं, कुछ समय आने पर स्वीकार करेंगे। जब समय आने पर उनको पूरा विश्वास हो जाएगा, सबका साथ सबका विश्वास, तो निश्चित तौर पर उनकी संख्या भी बढ़नी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लव जिहाद के बारे में आपका क्या मानना है? ऐसा कोई तथ्य मौजूद है? जी, देखिए, जब व्यक्ति की पूजा पद्धतियां बदलती हैं, धर्मांतरण होता है, तो एक आदर्श श्रेष्ठ समाज में सबको अपने अपने प्रकार से जीने का अधिकार है। और जब पूजा पद्धतियों के अनुरूप जीवन दर्शन तय होता है तो संस्कार में थोड़ा
परिवर्तन सा, दो अलग अलग धाराएं, दो अलग अलग दिशाएं सी देखने को मिलती हैं, परंतु बहुत सारी बार ये देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। और वास्तव में जो आपने कहा क्या ऐसा तत्व है, तो वास्तव में है। अनेकों उदाहरण देश के कोने कोने में दिखाई देते हैं कि कुछ हमारी हिंदू बहनों को कुछ मुस्लिम युवा बहुत सारे गलत प्रयासों से धर्मांतरित करते हैं, उनका विवाह करते हैं। कुछ षड्यंत्रकारी शक्तियां इस सब में सहयोग करती हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है जी। कम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इन तीनों चरणों पर क्रमागत समाज जब जागृत होगा, समाज की बेटियां जब जागृत होंगी, तो यहां पर केरल स्टोरी जैसी कहानियां, केरल फाइल जैसी कहानियां ना बने, यही मैं सबको निवेदन करूंगा। और आपके प्रश्न में से भारतीय बेटियों को भी मैं कहूंगा कि आप महाराणा प्रताप और शिवा की संतानें हैं। आपके अपने धर्म में, आपके अपनी जाति में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जीवन जीने का अभ्यास जब उपलब्ध है, तो क्यों किसी दूसरी ओर हमको आकर्षित होना चाहिए। यह बहुत भयावह है। यह हिंदू की संख्या में केवल एक की कमी नहीं, वरन हिंदुओं के दुश्मनों में एक की संख्या में वृद्धि। और यह केवल एक की संख्या में वृद्धि नहीं, वरन पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक की संख्या में वृद्धि का संकेत है। यह असंतुलन समाज में नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारी धर्म सभाओं में सुनने को मिल रहा है कि हिंदू बच्चों की संख्या ज्यादा करें। जी। क्यों? क्या डर है? क्या? मनुष्य का जन्म जब से इस धरती पर हुआ है, तब से वह प्रकृति के साथ एक संतुलन बनाते हुए चल रहा है जी। और जिस प्रकार के वैज्ञानिक विश्लेषण आते हैं, उनमें से ध्यान में आता है कि वे सब समाज जिनमें जनसंख्या जन्म दर 3.0 के आसपास है, वे सरवाइव करती हैं, वे आगे बढ़ती हैं। और यदि इससे कम है, तो वो जनसंख्या कमी होने के कारण धीरे धीरे समाज बूढ़ा होता जाता है। भारत विश्व का सबसे युवा देश है, सबसे सामर्थ्यवान देश है, सबसे प्रगतिशील देश है। इस देश की पहचान सनातन और हिंदुत्व से है। तो निश्चित तौर पर हमारे परिवारों में भी 3 बच्चे यदि होंगे, तो उसका सांस्कारिक महत्व तो यह है ही कि हमारे सारे जो रिश्ते हैं वो जीवित रहेंगे। भुआ भी होनी चाहिए, मौसी भी होनी चाहिए, ताऊ भी होना चाहिए, चाचा भी होना चाहिए। अब किसी परिवार में चाचा है तो ताऊ नहीं है, ताऊ है तो भुआ नहीं है, भुआ है तो मौसी नहीं है। ये जनसंख्या का कम, संतानों के कम होने के कारण ही ये प्रभाव पड़ा है। दूसरा विषय जो इसकी दृष्टि से यदि हम देखेंगे, तो हमारे पौराणिक संदर्भों में कहा जाता था कि एक बच्चा माता पिता की सेवा के लिए, एक बच्चा समाज की सेवा के लिए और एक बच्चा धर्म की सेवा के लिए। तो धर्म की सेवा के लिए सन्यासी कौन बनेगा? यदि एक बच्चा पैदा किया तो माता पिता पर संकट आ जाएगा कि वह अपने बुढ़ापे के सहारे के रूप में उसे रखे, या वो समाज के बाकी के कामों के लिए रखे, या धर्म के संरक्षण संवर्धन के लिए सन्यासी उसको बनने दिया जाए। इसलिए 3 बच्चों का होना मेरे ख्याल से आवश्यक है। कुछ लोग बहुत कम पैदा कर रहे हैं, और कुछ मॉडर्न लोगों में तो ये जो कल्चर आ गया, डबल इनकम, नो चाइल्ड, डिंक्ट फैमिलीज कल्चर, इससे हिंदू बच्चों को बचना चाहिए। कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, उसी से समाज संतुलित रहेगा। आपने इतने सरल भाव में और सहज भाव में समझा दिया जी। लेकिन जब बात होती है तो उदाहरण दिया जाता है कि मुस्लिम ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं इसीलिए करो। नहीं नहीं, वो कोई कारण नहीं है कि कोई सही मार्ग पर चल रहा है या गलत मार्ग पर चल रहा है। वास्तव में हमारी अपनी आवश्यकताएं क्या है, हमें तो चिंतन वहां से प्रारंभ करना पड़ेगा। जी। मुसलमानों को भी चाहिए कि 3 से अधिक वो भी पैदा ना करें, ताकि समाज का संतुलन उनके वहां पर भी बना रहे। वहां तो शादी की परंपरा ही ज्यादा है। वो हो सकता है, पर एक श्रेष्ठ समाज के लिए 3 बच्चे पर्याप्त हैं। उनका औसत अगर अधिक है तो वो भी इस बात पर ध्यान रखें, ताकि वे अपने बच्चों को अच्छी संस्कार दे पाए, अच्छी शिक्षा दे पाए, और जो मूलभूत आवश्यकता चाहिए समाज में उसकी भी प्रतिपूर्ति हो पाए। एक धारा है, 2 वर्गों में आरएसएस भी बट गया है, एक पुराने और एक नए। नए जो राजनीति की तरफ बढ़ते हैं, चीजें देखते हैं, और पुराने वो जो उस परिपाटी को, परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा है। देखिए, राजनीतिक संदर्भ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को एक बार आपके ही जैसे किसी पत्रकार बंधु ने पूछा कि जनसंघ बना है जी, आप लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, आपके कितने लोग जीतेंगे? तो उन्होंने कहा 543 जीतेंगे जी। उन्होंने कहा हाल ही में तो बना है,
ऐसा कैसे हो सकता है कि 543 जीतेंगे? तो उन्होंने बड़े सहजता से कहा, जो भी जीतेंगे वो सब अपने हैं। हाँ, राजनीतिक विचारधारा के आधार पर कहते हैं तो जनसंघ के द्वारा जीते हुए कुछ जनप्रतिनिधि 2, 4, 5 हो सकते हैं। संघ कोई नए पुराने, अच्छे बुरे, छोटे बड़े समूह में विभक्त नहीं है। संपूर्ण समाज का नेतृत्व करने वाला संगठन है। अनेक विधाएं, अनेक विविधताएं तो हमारी संस्कृति का स्वरूप है। क्रिटिसिज्म की यदि हम बात करें तो तथ्यों पर, कार्यपद्धति पर, जीवन शैली पर निरंतर परिवर्तन समय की शाश्वत व्यवस्था का घटक है। और राजनीतिक क्षेत्र का प्रभाव और कभी कभी उसका दुष्प्रभाव भी संगठनों पर देखने को मिलता है। रगड़ाई संघ की शाखा पर पूरी अगर हुई है तो वो कोई नए पुराने के झमेले में नहीं आएगा। जी, प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे हैं, क्या राय है आप? देश के प्रधानमंत्री एक संस्कार की भट्टी और पाठशाला से होकर गुजरे हैं, तो उनके मन का भाव सदैव से रहा, ना तो हम कामये राज्यम, ना स्वर्गम, ना पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम, प्राणी नामार्ति नाशनम। ना मुझे राज्य की कामना है, ना स्वर्ग की कामना है। मेरी तो हे परमपिता परमात्मा बस यही कामना है कि दुख से संतृप्त लोगों के पीड़ा हरण का निमित्त में बन पाऊं। यह संस्कार संघ की शाखा का है, जो उनके व्यक्तित्व में, उनके कृतित्व में, उनकी कार्य पद्धति में दिखाई देता है। और इसी का परिणाम है कि पिछले 10 वर्षों की कालावधि में, 12 वर्षों की कालावधि में वैश्विक मानचित्र पर भी भारत की दशा दिशा का स्वरूप बदला है। भारत के प्रति स्वीकार्यता, भारत के नेतृत्व के प्रति स्वीकार्यता पिछली पूरी शताब्दी में अगर सर्वाधिक मूल्यांकन अगर किया जाए तो इन 10-12 वर्षों की कालावधि में ही अपने उच्चतम स्तर पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देश बहुत बड़ा है, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और विकास एक शाश्वत प्रक्रिया है। आने वाला नेतृत्व भी जब जब इस कालावधि में हजारों वर्षों से भारत दुनिया का सिरमौर रहा है और हजारों वर्ष तक रहेगा, हम सब लोग अपने अपने जीवन काल में सर्वश्रेष्ठ दे पाएं, यही अभिलाषा आकांक्षा हर अच्छे नेतृत्वकर्ता की रहनी चाहिए। आपके जीवन का कौन सा टर्निंग पॉइंट रहा जिससे आप समाज और राष्ट्र की सेवा में आगे आके खड़े हो? मैं जब बहुत छोटा संघ की शाखा पर जाता था जी, तो मूल रूप से तो वह संस्कार ही मेरे रक्त में, मेरे विचार में, मेरी जीवन पद्धति में रहा। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे मेरे पूजनीय माताजी पिताजी का भी जो आशीर्वाद, स्नेह प्राप्त है। जब मैं प्रचारक निकला तो उन्होंने टीका करके मुझे प्रचारक निकाला और मेरी माताजी ने कहा, उस माँ की कोख धन्य हो जाती है जिसका बेटा राष्ट्र हित में काम करे। पर मैं कलयुगी माँ हूं। विवेकानंद, सावरकर, भगत सिंह तो पैदा होने चाहिए पर पड़ोसी के घर में, ऐसा भाव आज के समय में देखने, सुनने, समझने को मिलता है। तो उन्होंने कहा, मैं 1 वर्ष 2 वर्ष के लिए तुम्हें अनुमति देती हूँ, उसके पश्चात गृहस्थ जीवन में आकर एक सदगृहस्थ के रूप में एक श्रेष्ठ आचरण, क्योंकि प्रचारक जिसने संपूर्ण आकर्षणों से मुक्त होकर समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए व्रत ठाना है, वह तो एक आदर्श जीवन जिएगा ही, समाज का नेतृत्व करेगा ही, समाज को दिशा और प्रेरणा देगा ही। लेकिन गृहस्थ जीवन में अपने समस्त दायित्वों का निर्वहन करते हुए जो व्यक्ति समाज और राष्ट्र के लिए जीता है, वो आम समाज के लिए अधिक प्रेरणा का पुंज हो पाता है। तो इसका श्रेय मैं मेरे माताजी पिताजी के संस्कारों को, संघ की पाठशाला को ही दूंगा। और कुछ निश्चित तौर पर पिछले पूर्व जन्म के कर्मों का भी योग होगा ही कि इस प्रकार का विचार मेरे जीवन में शाश्वत रहा। हम 4 आश्रमों में जीते हैं जी। पहला आश्रम हमें बताया जाता था कि 25 वर्ष की आयु तक हमें ब्रह्मचर्य जीवन जीना चाहिए। उसके पश्चात के 25 वर्ष का जो समय है वो गृहस्थ जीवन के दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए जी। उसके पश्चात वानप्रस्थ और सन्यासी का जीवन। अब चूंकि 100 वर्ष की आयु तो इस कलयुग में बची नहीं है, तो 22-23 वर्ष की आयु में मैं प्रचारक जीवन से लौटने के पश्चात विवाह हुआ। उसी समय तय किया कि 22.5 वर्ष तक की जो आयु है यह मैंने ब्रह्मचर्य जीवन के रूप में जी है। 45 वर्ष तक की आयु का जीवन गृहस्थ जीवन के उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु समय दूंगा और उसके बाद का जो समय, शक्ति, ऊर्जा बचेगी वह प्राण प्रण से संपूर्ण अधिकाधिक समय समाज और राष्ट्र के उन्नयन में अपने जीवन का पुरुषार्थ लगाने का संकल्प लिया। उस आश्रम व्यवस्था को चरितार्थ करते हुए भी अब मेरी आयु मार्च में 45 वर्ष हो जाएगी। तो धीरे धीरे अभ्यास का ये क्रम पिछले 15-20 वर्षों में बनाया है, जिसमें व्यापार, परिवार, राजनीति और समाज सेवा के सभी आयामों में एक संतुलन बनाते हुए
आगे आने वाले चरणों की ओर अधिक समय शक्ति लगा पाए, इस दृष्टि से सब काम को किया जा रहा है। परिवार, व्यापार और राजनीति तीनों के बारे में छोटा छोटा मेरा एक मन में ये भी था कि एक प्रचारक जो है जी, उसका इस सामान्य जीवन या कहीं गृहस्थ जीवन में आने की जो प्रक्रिया है लौटने की, कई बार ऐसा मैंने देखा है कि कई लोग हैं, क्योंकि आप तो 22 वर्ष की आयु में प्रचारक जीवन से आप गृहस्थ जीवन में आए, लेकिन कई 50 वर्ष 60 वर्ष बाद सामान्यतः अपने आवास पर लौटते हैं, अपने भाई बंधुओं के बीच में आते हैं, तो स्वीकार्यता थोड़ी सी कम हो जाती है। ऐसा कुछ मामलों में हुआ है जहां तक है आपके कभी संज्ञान देखिए, में? प्रचारक एक जीवन दर्शन है, एक जीवन पद्धति है जी ये कोई तैयार नहीं करता है, ये आत्म प्रेरणा है। जी संघ की शाखा पर जाइए, समाज राष्ट्र का काम कीजिए, अच्छा लगे तो अधिक समय दीजिए। एक आदर्श समाज में प्रचारक पद्धति अव्यवहारिक है। जी संघ तो कहता है कि संघ और संघ के जैसे अनेक अन्य संगठनों की आवश्यकता भी नहीं है। जी इसीलिए कभी एक बार कहा गया था कि संघ 100 वर्ष पूरे होते होते राष्ट्र परम वैभव पर पहुंचेगा क्या, पहुंचना चाहिए क्या। जी तो चूंकि सब लोग समाज में समाज के लिए अपेक्षित समय देते नहीं है, तो समाज के कुछ लोगों को अधिक समय देना पड़ता है, इसलिए उनको प्रचारक निकलना पड़ता है। जी और प्रचारक अविवाहित रहे ऐसा अनिवार्य तो नहीं है, जी परंतु विवाह करने के पश्चात विवाह की जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारियां, नौकरी व्यवसाय आदि करने पड़ते हैं, तो पूर्णकालिक के रूप में समय नहीं दे पाएगा संगठन के लिए। इसलिए एक सामान्य तौर पर परंपरा बन गई कि प्रचारक अविवाहित रहते हैं। जब तक अच्छा लगे, जब तक मन लगे, जब तक संगठन के प्रति पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा, प्रामाणिकता हो और वरिष्ठ लोगों के साथ, नेतृत्व के साथ आपका मनोभाव सही चल रहा हो, तब तक शानदार काम कीजिए। करते रहते हैं लोग। और समाज जीवन में बहुत सारे ऐसे घटक हैं प्रचारक जीवन से लौटने के लिए। कभी परिवार की आवश्यकता होती है, कभी स्वयं का मन कमजोर होता है, कभी और भी कुछ कारण हो सकते हैं। और ऐसे समय में जब व्यक्ति लौटता है तो निसंदेह जब वो परिवार में 25-30 वर्ष बाद लौटेगा तो परिवार का दृश्य, वातावरण, नेतृत्व करता लोग बदल जाते हैं, तो उसके प्रति की जो स्वीकार्यता है वो कम ज्यादा हो सकती है। व्यक्ति व्यक्ति पर भी निर्भर करता है, परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। और संगठन से भी जब व्यक्ति लौटता है तो चूंकि वो व्यवसाय आदि का अभ्यस्त नहीं होता, नौकरी की भी आयु निकल चुकी होती है, तो अपने व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में समायोजन करने में समय लगता है। पर स्वयंसेवक इतना अद्भुत होता है, उसका संस्कार और उसका ट्रेनिंग इतना अद्भुत होता है। हमारे एक बहुत बड़े दायित्व पर माननीय केसी कन्नन जी रहे सहसर कार्यवाही स्तर पर, और वहां से उन्होंने तय किया मुझे लौटना है। और लौटने के बाद सामान्य मोटरसाइकिल पर रहना, सामान्य दुकान करना, सहज रूप से शाखा जाना, और उसके बाद शाखा कार्यवाही जैसे दायित्व को भी निभाने में बड़ी सहजता रखना, तो ये संघ के संस्कार का ही परिणाम है। और फिर भी यदि कोई छोटा बड़ा कारण रहता है तो वरिष्ठ कार्यकर्ता संभाल करते हैं, चिंता करते हैं, क्योंकि यहाँ परिवार भाव है। आजकल स्वयंसेवक बनकर राजनीति की सीढ़ियां पूरी करना, ये भी एक शॉर्ट टर्म हो गया। जो पुराने हैं उनको तो मौका मिल नहीं पाता, और अचानक से कोई संघ का नाम लेकर पद पा जाता है या कहीं राजनीतिक तौर पर टिकट पा जाता है, तो ये भी थोड़ी ये छटनी का क्रम संभवतः वहां मुझे नजर नहीं आता। देखिए, राजनीति व्यक्ति निर्माण का स्थान नहीं हो सकता जी, ऐसा अनेक विद्वान लोगों ने कहा है। काजल की कोठरी में कैसे हूं सयान हो जाए, हाँ, तो एक लीक जो है वो लगने की संभावना रहती है। ये ब्रज की भूमि का असर भी आपकी वाणी में भी झलकता है। मैं तो सुनने भी वाला था एक जी 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 जी। और फिर आप देखते होंगे कि चदरिया ज्यों की त्यों धर दीनी, जी जी चदरिया ज्यों की त्यों धर दीनी, ये भाव एक अच्छे मनुष्य में होना चाहिए। राजनीति सामर्थ्य का स्थान है, आकर्षण का स्थान है, इसलिए बहुत सारे लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं जी, परंतु वो सेवा का केंद्र है, ये मानना चाहिए। जो अजय शक्ति हम संघ की प्रार्थना में अभिलक्षित करते हैं, मांगते हैं, वो किसके लिए मांगते हैं? वो मांगते हैं इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए। जी, राजनीतिक दलों के पदों के कारण सत्ताओं के गलियारे में घूमने वाले जो लोग हैं, उनका प्रशिक्षण होना चाहिए। उनको यह बताया जाना चाहिए कि तुम राजनीतिक क्षेत्र में किन कारणों से आ रहे हैं जी। पर चूंकि राजनीति की अपनी पाठशाला है, वहां की अपनी परंपरा है, वहां का अपना क ख ग है, वहां के अपने अल्फाबेट्स हैं। एक बार लोकमत परिष्कार पर चर्चा हो रही थी और अडवाणी जी कह रहे थे, जी, आदरणीय अडवाणी जी का उद्बोधन जयपुर में ही था,
उन्होंने कहा कि यद्यपि भारत का लोकतंत्र हजारों कमियों से युक्त होगा, परंतु दुनिया के तमाम लोकतंत्रों से भारतीय लोकतंत्र की तुलना की जाए तो भारत का लोकतंत्र गंगा नहाया सा पवित्र प्रतीत होता है जी। तो निश्चित तौर पर स्वयंसेवक होने की बात लेकर जाना कोई गुनाह या अपराध नहीं है, पर स्वयंसेवकत्व कितना है। स्वयंसेवक तो चूंकि एक औपचारिक व्यवस्था है, एक दिन की शाखा गया हुआ कार्यकर्ता भी स्वयंसेवक बन जाता है जी। पर स्वयंसेवकत्व को हृदयांगित करने के लिए तो पूरा जीवन लगता है जी। और कई बार जीवन के अंतिम पड़ाव तक भी उसके स्वयंसेवकत्व बना रहेगा, स्थायी रहेगा, यह कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं। तो राजनीति में भी अच्छे लोग जाने चाहिए जी। ये संघ से निकले राजनीति में गए हुए कार्यकर्ता चिंता करते हैं जी। हाँ, कुछ चिंता कम हो रही है, इस पर भी चिंता की जानी चाहिए जी। दूसरे दलों के लोग भी जो वहां के प्रशिक्षण में से आ रहे हैं तो कई बार सत्ता प्राप्त करने की दृष्टि से, चुनाव जीतने की दृष्टि से भाजपा के लोगों को लगता है कि वह व्यक्ति आवश्यक है, तो चुनाव के लिए उनको लिया जाता है जी। राजनीति की मजबूरी, जरूरत कुछ हो सकती है। और कई बार जो पुराने कार्यकर्ता हैं, संघनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, सतत मेहनत कर रहे हैं, वो अपने आप को कभी कभी ठगासा महसूस करते हैं, पर उनको बड़ा मन रखना चाहिए क्योंकि इस सब में भी यदि राष्ट्र का भला हो रहा है तो हमारे यहाँ कहा गया है त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे राष्ट्रार्थे सर्वम त्यजेत। मैंने भी जयपुर शहर से लोकसभा का टिकट मांगा था, नहीं मिला। आवश्यक थोड़ी है सबको मिलेगा, और आवश्यक ये भी नहीं है कि अपने आप को विद्वान, योग्य कहने वाले प्रतिभावान लोगों को ही अवसर मिले। ईश्वर ने सबकी नियति तय कर रखी है और केवल राजनीति ही सेवा का एकमात्र माध्यम नहीं है, वह सेवा का बड़ा माध्यम हो सकता है परंतु अंतिम माध्यम नहीं है। सेवा के संकल्प को लेकर चलने वाले लोग अपने जीवन के किसी भी कोने पर वह कर सकते हैं जो इस देश के लिए आवश्यक और करणीय है। जी। हमेशा सवाल राजनेताओं से भी पूछा जाता है कि क्या आरएसएस दखल करता है क्या? मैं एक प्रचारक से पूछ रहा हूँ, आरएसएस राजनीति में दखल करता है क्या? अपने अनुषंगिक संगठन बीजेपी या कुछ ऐसा? देखिए, सीधे तौर पर तो क्या कहूं, संघ तो कहीं किसी की दखल करना चाहता भी नहीं है, करता भी नहीं है। संघ चाहता है सब कुछ अच्छा चले, मेरा राष्ट्र महान बने, और उस राष्ट्र को महान बनाने के लिए जो जो उसे अंदर बाहर आवश्यक लगता है वो सब करता है और वो सब करना चाहिए, वो आवश्यक है। और सभी संगठनों को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, वो छोड़ता भी है जहां उपयोगी लगता है। वीणा के तार को मत तो उतना ढीला छोड़ो कि स्वर ना निकले और ना ही उतना टाइट करो कि वो टूट जाए। संघ इसी संतुलन के साथ सभी संगठनों की चिंता करती है। आपकी एक और भूमिका है, आप पर विवेकानंद जी का प्रभाव कुछ ज्यादा लगता है, जिस तरीके से आप संकल्प लेकर चल रहे हैं। देखिए, भारत इतनी पुण्य और पवित्र भूमि है कि गायन्ति देवाः किलकीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। यह वह पुण्य भूमि है, वो देव भूमि है जहां देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं। ऐसी परम पवित्र भूमि पर न जाने कितने विद्वान और महान लोगों ने जन्म लिया है। स्वामी विवेकानंद उन्हीं के पुरोधा हैं। युवाओं के प्रेरणा पुंज के रूप में यदि उन्हें देखें तो उन्होंने कहा है, उठो, जगो और तब तक बढ़ो, तब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। उनके आशीर्वचन, उनके ध्येय वाक्य हम सब लोगों के जीवन का आदर्श है। इस देश की युवा शक्ति यदि स्वामी विवेकानंद को पढ़े, स्वामी विवेकानंद को स्वीकार करे, स्वामी विवेकानंद को हृदयांगित करे, तो मुझे लगता है यह राष्ट्र पुनः विश्व गुरु बन सकता है। इसीलिए मैं भी स्वामी विवेकानंद के इस कथन को कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, मनुष्य में ही उन्होंने ईश्वर को देखा है। यदि मनुष्य की सेवा करेंगे तो ईश्वर की शाश्वत सेवा निरंतर तौर पर होगी। मैंने युवाओं के बीच में यूथ फॉर नेशन के माध्यम से पूरे विश्व में काम करने का प्रयास किया है। पापुआ न्यू गिनी, टर्की, इजराइल, उरुग्वे, चिली, मॉरिशस, मलेशिया, यूएस, यूके, जर्मनी, स्वीडन, बैंकॉक, थाईलैंड, पटाया, इजिप्ट, कांगो, स्लोवेनिया, अफगाजिया, इवन पाकिस्तान में भी सिंध में, ग्वादर में, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, ऐसी अनेक 12-13 यूनिट बनाकर यूथ फॉर नेशन के काम को युवाओं के बीच में ले जाने का प्रयास किया। एक आपने विकसित भारत संकल्प संस्थान बनाया जी, और उस संस्थान के बारे में जब मैं जान रहा था तो रोचकता भी बढ़ी कि आप यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय जैसा
एक केंद्र यहाँ स्थापित करना चाहते हो जिसमें पूरे विश्व से लोग यहाँ आए, पढ़ें, और एक बड़ा संकल्प है, वो क्या है? ये एक कह सकता हूँ साहसी कदम संभवतः होगा। आवासीय विश्वविद्यालय, आज परिकल्पना ही थोड़ी अलग रहती है, क्या है ये? अंकित जी देखिए, इसका एक मैं पहले जिक्र भी कर दूं कि आपने राष्ट्र प्रथम के नाम से आमंत्रण भी दिया मुझे। जी जी जी, निसंदेह निसंदेह। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जो आपका 24 सितंबर को होने जा रहा है। जी जी, तो पहले विद्यालय की बात कर लेते हैं, और आमंत्रण के लिए आपका ऑन कैमरा धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक मैंने यू। आप साथ ही सब रख लोग लिया था, पूरी इसीलिए। टोली के साथ आए, ऐसा मेरा निवेदन भी रहेगा। जी जी। भारत के बारे में जब कहा जाता है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में यदि हम विचार करें, तो इजिप्ट से लेकर मेसोपोटामिया तक यदि हम देखेंगे, तो उन तमाम पुरानी सभ्यता और संस्कृतियों के बारे में जो मनुष्य का मस्तिष्क का ज्ञान है, हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर और आज तक भारतीय जीवन पद्धति और सभ्यता संस्कृति को संसार की सबसे महान और बड़ी सभ्यता के रूप में माना जाता रहा है। जी। वेदों के बारे में यदि चिंतन किया जाए तो दुनिया जानती है कि दुनिया में लिखित ग्रंथों के रूप में, पुस्तक के रूप में वेद ही सबसे प्रामाणिक मौलिक ग्रंथ और लिखित रूप में पुस्तक के रूप में माने गए। भारत के बारे में दो धारणाएं संपूर्ण विश्व पहले से ही मानता है। भारत विश्वगुरु था और भारत सोने की चिड़िया था। ये भारत विश्वगुरु क्यों था? क्योंकि भारत के अंदर वेद मंत्रों की ऋचाओं का जो पाठ किया जाता था, जब दुनिया के तथाकथित पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों की सभ्यताओं में तन ढकने का भी नॉलेज नहीं था, पेड़ों की छाल बांधकर, पत्ते बांधकर वो अपने को छुपाते घूमते फिरते रहते थे, तब भारत के अंदर वेद मंत्रों की ऋचाओं का पाठ किया जाता था। जी। भारत को जब विदेशी आक्रांताओं ने गुलाम बनाया, तो भारत के प्रत्येक गांव के अंदर गुरुकुल हुआ करते थे, जहां बालक वेद मंत्रों की ऋचाओं के पाठ, गुरुकुल जीवन पद्धति के रूप में जीवन जीते हुए आगे बढ़ते थे, और सभी जाति प्रथा पथ संप्रदाय के लोगों को मुक्त शिक्षा प्रणाली के रूप में यहां दिया जाती थी। यदि हम देखेंगे तो 5वीं शताब्दी में भारत में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, अवंतिका, वैशाली, उज्जैनी जैसे शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। 12वीं शताब्दी तक वे विश्व के शिक्षा केंद्र बने रहे। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से 10 आउट ऑफ 10 यूनिवर्सिटीज भारत की होती थी। जी। परंतु बख्तियार खिलजी नाम के एक क्रूर आक्रांता ने नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों को तहस नहस नष्ट किया, वहां के विद्यार्थियों का कत्लेआम किया, शिक्षकों के सर उड़ा दिए गए, खून की नदियां बह गईं, और इतने से वह हवसी राक्षस रुका नहीं। उसने सोचा कि इनका ज्ञान तो इन पांडुलिपियों में, उनको भी आग लगा दी गई, और शिक्षा का वह मंदिर देखते ही देखते स्वाहा हो गया। बाद की शिक्षा पद्धतियों में मैकाले ने पूरी षड्यंत्र पूर्वक योजना बनाते हुए इस देश की शिक्षा पद्धति को कमजोर किया, और आंग्ल शिक्षा पद्धति को हम पर थोपा गया। वैचारिक तौर पर 50-100 सालों तक काले अंग्रेज कैसे पैदा हो, इसकी व्यवस्था उसने की। और बाद में भी जो सरकारें आई, उनमें कौन कौन शिक्षा मंत्री रहे, सबको ध्यान में, उन्होंने योग्य और यथेष्ट प्रयास शिक्षा की जीवंतता के लिए किए नहीं। अब नई शिक्षा पद्धति आ रही है तो कुछ होने की संभावना बनती है। मेरा देश जहां 55 करोड़ विद्यार्थी विद्यालय और महाविद्यालयों में पढ़ने जाते हैं, जहां लाहौल स्पीति से लेकर ईस्ट निकोबार तक 6,32,000 गांव हैं, 2,63,000 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें 26 लाख के आसपास विद्यालय हैं, 78,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जहां पर 1,188 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं। परंतु दुर्भाग्य से विश्व के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में, शैक्षणिक संस्थानों में भारत का एक भी विश्वविद्यालय या कोई केंद्र नहीं आता है। जी। इस कलंकित स्थिति को हम कब धोएंगे, कब समाप्त करेंगे? ये भाव जब मेरे मन में आया तो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक उद्बोधन विकसित भारत को लेकर मैं सुन रहा था। जी। उस विकसित भारत के उद्बोधन में उन्होंने कहा कि आने वाली जो 25 साल की कालावधि है, इस कालावधि को अमृत काल कहा जा रहा है। इस कालावधि में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक इंस्टीट्यूशन को, प्रत्येक संस्थान को, इंडिविजुअल को, सरकारों को इतना प्रयास करना चाहिए कि यह राष्ट्र विकसित राष्ट्र बन जाए। मैंने वहीं से ये विकसित राष्ट्र की थीम पकड़ी और मन में संकल्प लिया कि इस देश में पुनः नालंदा और तक्षशिला जैसा, विक्रमशिला और अवंतिका जैसा विश्वविद्यालय स्थापित करूंगा। और उसके लिए हाँ, निश्चित तौर पर आसान नहीं है। कोई चलता पगचिन्हों पर कोई पगचिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में धरती पर पूजा जाता है। दुनिया के साधारण से साधारण लोगों ने असाधारण काम करके दिखाए, और इस देश में इतने युग पुरुष हुए, उनकी प्रेरणा, ऊर्जा
उनकी शक्ति मुझे पोषित करेगी, पल्लवित करेगी, मुझे सामर्थ्य प्रदान करेगी। मां भारती, मां शारदे, सभी देवी देवता, इस देश की समस्त सज्जन शक्तियां कि इस देश में पुनः वैश्विक स्तर का एक आवासीय विश्वविद्यालय बने जो 2 से 2.5 हजार एकड़ का हो, जहां 15 लाख के आसपास विद्यार्थी पठन पाठन का काम करें। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं हो जहां के प्रोफेसर यहां ना पढ़ाएं। इसके लिए मैंने पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, मैग्सेसे पुरस्कार, महावीर चक्र, वीर चक्र प्राप्त अनेक पुरोधाओं से संपर्क किया, उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास किया है, देश की सज्जन शक्तियों को साथ जोड़ने का प्रयास किया है। राष्ट्रपति भी शायद जी हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र भी अछूता नहीं है। तो पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व मुख्यमंत्री और होने दीजिए पूर्व प्रधानमंत्री, उनको भी जोड़ेंगे निश्चित तौर पर। अभी तो वो प्रोटोकॉल पर हैं, तो उनके समय की अपनी आवश्यकताएं हैं, तो उनका आशीर्वाद भी समय आने पर प्राप्त होगा, उनकी कालावधि में भी, उनके राजनीतिक दायित्व के पूर्ण होने के बाद भी। और यह आयाम अपनी उत्कृष्टता को प्राप्त हो, यह मनोभाव लेकर देश की समस्त सज्जन शक्तियों को आग्रह कर रहे हैं। उसी दृष्टि से इस प्रकार के ये आयोजन किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। आयोजन के बारे में भी बात कर लेते हैं। क्या रहने वाला है इस आयोजन में? जो देखिए, विकसित भारत संकल्प संस्थान की जो थीम है उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, सुरक्षा, संस्कार, सहयोग, समन्वय, साधना और संकल्प ऐसे 11 विषय लिए। यदि इन समस्त 11 विषयों पर प्रत्येक व्यक्ति काम करेगा तो निश्चित तौर पर मेरा राष्ट्र विकसित भारत बनेगा। यहाँ पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, इंडिविजुअल ग्रोथ भी बढ़ेगा, हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़ेगा और भारतीयता के संदर्भ में विकसित राष्ट्र की संकल्पना भी परिपूर्ण होगी। तो उस दृष्टि से हम लोगों ने यह देखा है कि बहुत सारी सज्जन शक्तियां अच्छा काम तो कर रही हैं देश में, लेकिन उनके बीच में समन्वय का अभाव है। एक ईगो है, कॉम्प्लेक्स है बहुत सारे लोगों में कि मैं बहुत बड़ा कर रहा हूं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं। तो ऐसी समस्त सज्जन शक्तियों से भी मेरा इस मंच के माध्यम से निवेदन है कि आइए हम सब मैं से हम में बदल जाते हैं, मैं नहीं तू, यह कहकर ही इदम राष्ट्राय इदम न मम की संकल्पना लेकर अपने संपूर्ण जीवन के संस्कार को आहूत कर दें, ताकि यह राष्ट्र पुनः परम वैभव पर पहुंचे। ये जो आयोजन है ये हमारी संवाद की श्रृंखला है। संवाद का जो हमने एक विषय लिया है उसमें हम चाहते हैं कि हमारी चर्चा, हमारी बातचीत अनेक माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, माउथ पब्लिसिटी, कार्यक्रम, वर्कशॉप, सेमिनार, सोवेनियर्स, इन सब के माध्यमों से योग्य स्थानों तक चर्चा जाए। उसी में से यह विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आगामी 24 दिसंबर को जयपुर में बुधवार को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हो रहा है। महामहिम राज्यपाल और देश के मूर्धन्य लोग इस कार्यक्रम को सुशोभित करने वाले हैं। इस आयोजन में आप सब लोग भी पधारें, इस आयोजन की गरिमा को आगे बढ़ाएं और इस आयोजन में जो विचार नवनीत निकल कर आए उससे यह राष्ट्र आगे बढ़े, इस संकल्पना के साथ इसको किया जा रहा है। 2 भाव हैं, राष्ट्र प्रथम, मेरे जीवन में कैसे आ सकता है, मेरे जीवन में जो भी मैं कर रहा हूं उसका संतुलन स्थापित करते हुए राष्ट्र को प्रथम स्थान पर, राष्ट्रीयता को प्रथम स्थान पर, मैं अगर विद्यार्थी हूं तो क्या करूं, मैं अगर गृहिणी हूं तो क्या करूं, मैं अगर युवा हूं तो क्या करूं, किसान हूं, मजदूर हूं, ऑटो वाला, रिक्शा वाला, थड़ी वाला, नाई, धोबी, टेलर, नरेगा मजदूर, खेती और मजदूर, संविदा कर्मी, चिकित्सा कर्मी, सुरक्षा कर्मी, इन सब के जीवन में राष्ट्र प्रथम कैसे आ सकता है, ताकि राष्ट्र के प्रति जो भाव है वह श्रेष्ठतर और उन्नत बने और साथ में मेरा राष्ट्र संसार में प्रथम कैसे आ सकता है जहां जहां उसे आना चाहिए। युवा सोच बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जब आप बांग्लादेश का हाल देखते हो, नेपाल का आपने अभी देख ही लिया है जी, और दोनों ही पड़ोसी हैं और हमारे दिल के बेहद, हमारे कह सकते हैं कि जो आपके भी मन में शायद कभी चलता होगा, सांस्कृतिक अखंड भारत जो आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा है बिल्कुल अखंड भारत की परिकल्पना तो उसी का हिस्सा है। लेकिन हालात वहां पे विकट हुए राजनीतिक तौर पर, और मैंने तो देखा भी जब वहां कुछ भी हलचल थी तो यहाँ कई शक्तियां ऐसी थी जो यहाँ बताने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ भी हालात कुछ ऐसे ही है। तो ये युवा को दर्शन और साथ में मार्गदर्शन देना दोनों जरूरी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। तो युवा कैसे इस संकल्प से जुड़े, किस तरीके से राष्ट्र प्रथम के भाव को ले, राजनीतिक तौर पर नहीं, इस सनातनी भाव के आधार पर। देखिए, संघ के शताब्दी वर्ष में परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने पंच प्राणों की बात कही है जी। उसमें एक कुटुंब प्रबोधन और संस्कार प्रबोधन की भी बात आती है जी।
परिवार शहरीकरण के कारण, अन्य अनेक कारणों से संकुचित और छोटे होते जा रहे हैं। उन सब में भी कार्य व्यस्तता और बाकी सबके कारण अलगाव है, दूरी है। टीवी ने, इंटरनेट ने, मोबाइल ने इस दूरी को और बढ़ाने का काम किया है। टेक्नोलॉजी जिन मामलों में सहयोगी हो सकती है, परिवारों को जोड़ने में उतनी सहयोगी श्रेयस्कर साबित नहीं हो रही है। उन्होंने आग्रह किया है कि सप्ताह में एक दिन, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार कुटुंब के सभी लोगों को मिलकर एक साथ भोजन करना चाहिए, अपने सुख दुख की चर्चाएं करनी चाहिए, ताकि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो किस डायरेक्शन में जा रही है ये बड़े आयु के लोगों को भी पता हो। क्योंकि जब राष्ट्र की बात आती है, समाज की बात आती है, देश की बात आती है, तो राष्ट्र केवल बुजुर्गों से मिलकर नहीं बना है, केवल युवाओं से मिलकर नहीं बना है। युवाओं की ऊर्जा और बड़ी आयु वालों का अनुभव जब एक साथ मिलकर जुड़ता है, तब कहीं देश सही दिशा में आगे शक्तिमान बनता है। बंगाल की बात करें, केरल की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, मणिपुर की बात करें, हमारे देश में भी चुनौतियां कमतर थोड़ी हैं। हमको बांग्लादेश, नेपाल जाने की आवश्यकता क्या है? जहां भारत तेरे टुकड़े होंगे भारत के दिल पर बोला जाता है, जहां अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते हैं, जहां किसी टेलर की गर्दन काट दी जाती है। देश में न जाने कितनी कितने प्रकार की चुनौतियां, इंडियन डॉग्स गो बैक पूर्वांचल में नारे लगाए जाते हैं। देश में अनेक षड्यंत्रकारी शक्तियां कभी नहीं चाहती होंगी कि देश पुनः विश्व गुरु बने, पुनः परम वैभव पर पहुंचे, और दुनिया की ताकतवर शक्तियां तो अपने वर्चस्व को कमजोर होने ही क्यों देंगी? वो देख रही हैं यूरोप का सामर्थ्य कम हुआ, भारत की जीडीपी आज उस देश से आगे पहुंच गई है जिस देश ने कभी इसको गुलाम बनाकर रखा होगा। ऐसे समय में अमेरिका भयाक्रांत है, चाहे टैरिफ वार की बात हो, चाहे वहां से विद्यार्थियों के वीजा की बात हो, चाहे अनेक और भी कारण हो सकते हैं, पर चाहे कुछ भी कर लो, यूनान, रोम, मिस्र सब मिट गए, यहां से कुछ खास है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इस देश के युवाओं को चाहिए, मित्रों, दुनिया के देशों से आप शिक्षा लो, आप सामर्थ्यवान, आप ही तो हो जो सिलिकॉन वैली से लेकर दुनिया के कोने कोने तक भारतीयता को स्थापित कर रहे हो। आप ही तो भारत हो, आप ही विवेकानंद हो, आप ही सावरकर हो, आप ही भगत सिंह हो, आप ही राजगुरु हो जी। आज के परिप्रेक्ष्य में जीते रहिए। नए नए इनोवेशन, नए नए स्टार्टअप्स खड़े हो रहे हैं, पेटेंट की गति बढ़ने लगी है, युवाओं की प्रतिभाओं का प्रदर्शन खेल से लेकर सभी क्षेत्रों में बढ़ने लगा है। मेरे भारत का युवा जिसने देश के लिए जान दी है, वो किसी की जान लेने वाला नहीं हो सकता। हाँ, व्यवस्थाएं निरंकुश ना हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। व्यवस्थाएं खराब ना हो, गलत ना हो, आपके हमारे द्वारा दिया जा रहा टैक्स अच्छे कामों में लगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। सरकार को चेताना, बड़े संगठनों को चेताना, छोटे संगठनों को सही दिशा में लेकर चलना, एक प्रॉपर इकोसिस्टम बना रहे, इसके लिए इस देश के युवा से लेकर सभी तक सबको ठीक से एक सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए और निरंतर राष्ट्र प्रथम की भावना को अपने हृदय में रखना चाहिए। आप व्यक्तिगत उन्नति तो करें, दुनिया के सिरमौर बने, संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करें तमाम क्षेत्रों में, लेकिन आप हैं कौन, मैं हूं कौन? हमारे आपके जीवन की कालावधि तो 20, 50, 500 घंटों की, 500 दिनों की या 100 साल की होगी। यह देश शाश्वत है, ये बना रहना चाहिए, इसी में हमारे और आपका अस्तित्व है, यही मैं कहना चाहूँ। कोई संकल्प अधूरा है अभी जो पूरा करना चाह रहे हो? हालांकि आपने बताया कि मार्च में आप वानप्रस्थ की तरफ बढ़ रहे हैं जी, लेकिन जरूरत, देखिए, वह मेरे व्यक्तिगत जीवन का एक संकल्प का बहुत छोटा सा संकल्प की प्रतिपूर्ति का मार्ग है, वो संकल्प नहीं है जी। क्योंकि मैं विवाहित हूँ, पत्नी है, परिवार है, बच्चे हैं, माता पिता है, उनके साथ भी उन दायित्वों का निर्वहन योग्यता पूर्वक करता रहा हूं। पर धनोपार्जन के लिए जो मैं काम करता था, उनसे मैंने योजनाबद्ध तरीके से वानप्रस्थ लिया है, वैराग्य लिया है, ताकि वहां का जो समय बचे उस सबको देश और समाज के लिए काम पर लग पाऊं। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही करीब करीब 20,000 करोड़ की लागत आनी है। और यूनिवर्सिटी, देयर इज नो फीस काउंटर फॉर द नीडी पीपल्स। यहां पर विश्वविद्यालय भी बनेगा, महाविद्यालय भी बनेगा, गुरुकुल भी बनेगा, जहां पर अब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग नहीं, ए से अब्दुल कलाम, बी से भगत सिंह, सी से चंद्रशेखर, डी से दुर्गादास पढ़ाया जाएगा। जहां ए से अमेरिका, बी से ब्राजील, सी से कनाडा, डी से डेनमार्क, ई से इजिप्ट पढ़ाया जाएगा। जहां ए से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी से ब्लॉकचेन, सी से क्लाउड कंप्यूटिंग, डी से डेटा माइनिंग, ई लर्निंग, फिनटेक और जियो पॉलिटिक्स पढ़ाया जाएगा। यह संकल्प पूरा हो, यही एक संकल्प मात्र है जी। आप तीसरी पीढ़ी में हैं जी, लेकिन चौथी पीढ़ी का क्या? चौथी पीढ़ी मेरे बच्चे हैं, स्वयंसेवक हैं, संघ की शाखा पर
जाने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ है। नियमित तो नहीं जा पाते, उनकी अध्ययन आदि की दृष्टि से बाहर भी रहना होता है, बाकी सारा भी। पर मेरी पत्नी ने भी संघ शिक्षा वर्ग किए हैं, माताजी पिताजी भी शाश्वत अनेक सेवा के आयामों में विविध संगठनों में जुड़े रहते हैं। दोनों भाइयों ने प्राथमिक वर्ष प्रथम वर्ष किया है, और बाकी तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी, और जिसको कहते हैं ना, हर बार प्रभु भारत भू पर नव जन्म मिले नव तन पाकर, हर बार प्राण उत्सर्ग करूं माँ के चरणों में हंस गाकर। तो इस जन्म में नहीं, स्वयंसेवक आजन्म माँ भारती की सेवा के लिए संकल्पित रहता है। तो जन्म जन्मांतर तक यह पावन पुनीत कार्य करने का अवसर प्राप्त हो, यह हमारा सौभाग्य होगा। हमें भी ऐसा लगता है कि बार बार आपसे बात करने का सौभाग्य मिलता रहे। निसंदेह मैं आज यहाँ आकर अभिभूत हूँ आपके स्टूडियो में। बहुत सारी जगह पर मेरा जाना हुआ है, पर मैंने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और बहुत सारे विभिन्न प्रकार के आयामों को जो एक साथ समेकित रूप में आपने यहाँ एक सुंदर भव्य दिव्य ये जो स्टूडियो का सेटअप किया है, जिसके माध्यम से आप आखिर की ज्योत जगा रहे हैं। राजस्थान से प्रारंभ हुई यह यात्रा 13-14 राज्यों तक पहुंची है, और आगे तक पहुंचे विश्व के, दुनिया के तमाम देशों के कोने कोने में आपके प्रतिनिधि, आपके सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। और नवोदित पत्रकारों को आप जो ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उनको भी अवसर प्राप्त हो आपके साथ जुड़कर सीखने का, सुनने का। और पत्रकारिता जो लोकतंत्र के मूल स्तंभों में से एक स्तंभ है, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी अनेक राष्ट्र नेताओं को, अनेक युवाओं को, अनेक राष्ट्रवादियों को प्रतिपल उनके धर्म का स्मरण कराती रहती है। आप इस अपने नैतिक धर्म पर न केवल लगे हुए हैं, वरन अनेक नवाचारों के माध्यम से इस शब्द को आगे बढ़ा रहे हैं। यह बहुत ही प्रशंसनीय कृतित्व है आपका, और मैं चाहूंगा कि निश्चित तौर पर विकसित राष्ट्र बनाने में आप भी अपने हिस्से की भूमिका अर्जित कर ही रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इसे और बलवती ईश्वर करें, यह मेरी शुभेच्छा है आपको, और सद्भावना है कि हम सब भी आपके माध्यम से, इन दर्शकों के माध्यम से अपनी चर्चा को, अपने संवाद को, अपनी अभिव्यक्ति को, अपने विचार को, अपने आह्वान को सबके बीच में रख रहे हैं कि इस विकसित राष्ट्र के संकल्प में हम सब लोग जुड़कर एक भूत हों, समाज की सज्जन शक्तियों को सहयोग प्रदान करें, उनके साथी बने। जितना मिले समय जीवन में, जिस कालावधि में बहुत सारा समय हमारे देश की तरुणाई केवल टिकटॉक और रील्स चलाने में खर्च करती है, उससे कुछ आगे बढ़िए, क्रिएटर्स बनिए। तो आपका यह क्रिएशन देश के काम आए, समाज के काम आए, आपके परिवार के काम आए। आपके जीवन में जाने और अनजाने में कोई भी ऐसा काम ना हो जिसके कारण आपको झुकना पड़े, जीवन के किसी चरण में जाकर कमजोरी महसूस करनी पड़े, माता पिता का मस्तक कमजोर हो, राष्ट्र का मस्तक कमजोर हो। आइए सभी मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का संकल्प लें। जी, थैंक यू डॉक्टर महेश शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत प्रणाम अंकित जी, बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम, वंदे मातरम। तो हमारे साथ थे डॉक्टर महेश शर्मा जी। इस चर्चा की सार्थकता यही है कि राष्ट्र निर्माण में व्यक्ति जहां है वहां से योगदान दे। फिर मिलेंगे किसी खास और अहम शख्सियत के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।